चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारा मैकेनिज्म जो है वो ख़त्म कर लिया है ना। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड आज स्टार्ट करते हैं, है ना। छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, आसान रिएक्शंस हैं, जरा फटाफट देखकर इसको ख़त्म किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक। इसमें पहला रिएक्शन है फ्रॉम बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है। बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं हम लोग, और इसका रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, है ना, नॉन पोलर नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। और ये भी जो हैलोजन लिया जाता है ये जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन लिया जाता है, ठीक है। आयोडीन के साथ ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड नहीं प्रोड्यूस करता है, एस्टर प्रोड्यूस करता है, हम लोग पढ़ेंगे क्यों। और फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है। तो एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंपली अगर हैलोजन के साथ हम लोग हीट कर दें तो एक एल्काइल हैलाइड मिलेगा, साथ में जो AgX है वो प्रेसिपिटेट होगा और एक CO2 का लॉस होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो R पार्ट है इसी से कंटेनिंग X मिला है आपको, और ये जो COO माइनस है ये CO2 बन के बाहर हुआ है। मतलब कि अगर इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन अगर X होंगे तो इसके पास नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे, जो एल्काइल हैलाइड मिल रहा है वो एक कार्बन कम होगा, जो कि CO2 फॉर्म करके, है ना, एस्केप हो गया है, ठीक है। तो इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली एल्काइल हैलाइड हम लोग बना सकते हैं, और ये AgBr या AgCl दोनों में से कोई भी बनेगा, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा अपने को। तो एक ये मेथड हो गया अपना, है ना, एल्काइल हैलाइड बनाने का, ठीक है। डायरेक्टली सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम का एल्काइल हैलाइड हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका मैकेनिज्म समझा जाए और बाकी बातें इसमें क्या होती हैं जरा वो भी समझा जाए। आसान सा रिएक्शन है, इसको नोट कर लो जल्दी से। लिख लिया है? चलो, मैकेनिज्म देख लिया जाए। देखो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऐसा कुछ है अपने पास, इसका अगर मान लो हम लोग किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये अपना जो नेगेटिवली चार्ज है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और ये जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। हैलोजन्स आर इलेक्ट्रोफाइल, ये अपने को पता है ना। ब्रोमीन क्लोरीन एल्कीन पर कितना अटैक करा है हम। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस ब्रोमीन पर अटैक करते हुए ब्रोमाइड को बाहर करेगा, और इस तरह का एक स्पीशीज बनता हुआ दिखाई देगा O, और यहाँ पर ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का खत्म हो जाएगा, और ये जो Br माइनस निकला है ये Ag प्लस के साथ AgBr बनाकर प्रेसिपिटेट हो गया है, ठीक है। इस स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं हाइपोब्रोमाइड, है ना, या हाइपोक्लोराइड अगर क्लोरीन होता तो, या इन जनरल हाइपोहैलाइड, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन हैलोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होता, तो हीट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में ये वाला जो बॉन्ड है ये होमोलिसिस करके टूट जाएगा, ठीक है। और ऐसा RC डबल बॉन्ड O और इस तरह का रेडिकल और साथ में ब्रोमीन रेडिकल इस तरह से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये स्पीशीज हम लोग पहले भी देखे, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हम लोग ये कार्बोक्सिल फ्री रेडिकल बनाए हैं, और ये भी बात किए थे कि इस अगर ये बन गया तो इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो खास इस तरह से होगा सो दैट कि थर्मोडाइनमिकली हाईली स्टेबल गैस CO2 बाहर जाए, है ना, और एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन क्या करे, पॉजिटिव करे।
तो इस तरह से ये बॉन्ड टूटेगा, R फ्री रेडिकल मिलेगा और साथ में CO2 होगा लॉस। तो CO2 का लॉस होना ये प्रोसेस का है ना ड्राइविंग फोर्स होता है, हम लोग को मालूम है। और ये R फ्री रेडिकल मिला है तो फ्री रेडिकल्स आर sp2, ये भी मालूम है अपने को। अब ये जो R फ्री रेडिकल बना है ये R फ्री रेडिकल अब जो दूसरे हाइपोब्रोमाइड मॉलिक्यूल बने हैं, ये जो हाइपोब्रोमाइड मॉलिक्यूल बने हैं, बहुत सारे बनते चले जाएंगे ये तो ये जो R फ्री रेडिकल है, ये R फ्री रेडिकल अब है ना चेन प्रोपोगेशन स्टेप की तरह से है ना, पहली बार से ये रेडिकल बना तो ये चेन इनिशिएशन हो गया, और ये वाला अब R फ्री रेडिकल इस ब्रोमीन को या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन अपने p ऑर्बिटल में है ना एब्जॉर्ब कर लेगा और बना देगा RBr या BrR। क्या अगर ये कायरल होगा तो दोनों बनेंगे, याद आ रही है बात, पुरानी बात है ना। और साथ में RC डबल बॉन्ड O रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा यहां से है ना, और ये RCOO रेडिकल फिर से रिसाइकल करने लगेगा है ना, रिसाइकल्स, फिर से ये ऐसे टूटकर R रेडिकल बनाएगा, फिर ये हाइपोब्रोमाइड से रिएक्ट, तो ये प्रोसेस जो है वो बार बार फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, चेन मैकेनिज्म की तरह होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर ये कार्बन कायरल बन रहा है, मतलब अगर ये R पार्ट हैलोजन के जुड़ने से कायरल हो रहा है, तो ये दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है। समझ गए बात इतनी? तो ये अपना इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन रहा है, तो अगर ये कई मॉलिक्यूल बनेंगे तो कई ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेंगे और वो कंबाइन हो के Br2 बनाता चला जाएगा, तो वो वापस से ब्रोमीन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन रहा है ये कंबाइन होकर डाइमराइज होकर ये फिर से Br2 बना देगा। समझ गए बात? हाँ, वापस इससे भी रिएक्ट कर सकता है ना, या उस रेडिकल से भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन उसके चांसेस याद आ रही है ना बात, कि अगर ये इससे वापस रिएक्ट कर गया तो फिर ये बन गया, फिर ये बन गया तो फिर टूटेगा, तो ये ब्रोमीन रेडिकल डाइमराइज होने का टेंडेंसी रखेगा, तो Br2 फिर से बना देगा। अगर इसी की जगह पे फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन का जो डाइमराइजेशन होता वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता, फ्लोरीन का जो डाइमराइजेशन होता वो हाईली एक्सोथर्मिक होता, फ्लोरीन रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव है ना, तो इस वजह से वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। लिख लिया है? ठीक है भाई इतना। अब देखो इसी में एक पॉइंट नीचे लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। पहले पॉइंट लिखिए, विथ आयोडीन एस्टर इज फॉर्म्ड, with iodine ester is formed and the reaction is called Simonini reaction. With iodine ester is formed and the reaction is called Simonini reaction. ठीक है, तो देखो उसमें आयोडीन के साथ एस्टर क्यों बन जाता है उसका हम लोग सीधा बात करें तो यहां तक तो सारी बातें सेम होती है कि ये R रेडिकल बन गया और यहां पर हाइपो आयोडाइट बन गया है ना। इसके बाद ये लास्ट स्टेप जो यहां पे लिखा था हम लोगों ने अभी है ना, बस यहां पर डिफरेंस होता है, बाकी ऊपर से सारा मैकेनिज्म सेम है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि R और I का बॉन्ड बहुत वीक होता है, पता है अपने को है ना, तो यहां पर जब ये होमोलिसिस होगा तो आयोडीन यहां पर है ना, आयोडीन का अटैक ना होकर यहां पर ये RO के साथ यहां पर प्रेफरेबली बॉन्ड बना लेता है ना, तो ये ROC डबल बॉन्ड O R ऐसा कुछ यहां पर बन जाता है ना, और ये जो I रेडिकल बना है ये I रेडिकल कंबाइन होकर I2 बना लेता है। ये बात आई समझ में? तो बस यहां पर डिफरेंस है, बिकॉज RO बॉन्ड इज रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्गर देन RI बॉन्ड, जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एस्टर इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिमोनिनी रिएक्शन। समझ गए? तो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ एल्काइल हैलाइड बनेगा, आयोडीन दिया रहेगा एरो पर, तो उससे हम लोग एस्टर बना देंगे, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। राइट प्रोडक्ट्स। अच्छा, हीट नहीं भी लिखा रहेगा तो भी आप वही करेंगे ना? ठीक है, फटाफट लिख दो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, CO2 को उड़ा दो, इस कार्बन पे रेडिकल बनाओ और ब्रोमीन जोड़ दो, ठीक है। फटाफट सारे का प्रोडक्ट पॉज करके लिख दो, फिर डिस्कस कर लिया जाए। हो गया होगा? चलो, तो इसमें मैं ये CO2 हटा दूंगा। अच्छा, AgNO3 और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाकर सिल्वर सॉल्ट बना देंगे, ठीक है। तो सिल्वर सॉल्ट बन गया, फिर मैं ये CO2 उड़ा दूंगा, यहाँ पे रेडिकल बनाऊंगा और यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दूंगा। मतलब सीधा सीधा मुझे प्रोडक्ट ये बना देना है, CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन, सिंपल। हाँ, यहाँ पर क्योंकि ये कायरल है, तो जब ये CO2 उड़ाओगे आप, तो ये यहाँ पर रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पे जब रेडिकल बन जाएगा तो ये sp2 हो जाएगा, और फिर क्लोरीन जो है वो अब और बिलो दोनों से जुड़ेगा, तो एक बार क्लोरीन HDT और एक बार क्लोरीन इस तरफ HDT, बोलो तो जरा, यहाँ रेडिकल बनेगा ना, तो ये sp2 हो जाएगा। अब तो ये कायरल नहीं रह गया, और फिर क्लोरीन जो जुड़ेगा वो अबव भी जुड़ सकता है और बिलो भी जुड़ सकता है। वही बात मैंने बताई थी कि दोनों प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, तो इसमें आपको ये मिलेगा दोनों रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। इसकी बात करोगे तो CO2 यहाँ से उड़ा दो, यहाँ रेडिकल बनेगा और सीधा ब्रोमीन वहां पे जोड़ दो, है ना, यहाँ पे ऐसा ब्रोमीन, ठीक है। मतलब सीधा वहां बना देना। अगर रेडिकल बनने का चांसेस है ना, मतलब थियोरेटिकली रेडिकल यहाँ बन सकता है, ठीक है, अनस्टेबल बन रहा है। अगर आपके दिमाग में ये आया हो कि सर यहाँ पे तो अनस्टेबल बनेगा, कम स्टेबल बनेगा क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है, तो वो दिमाग से निकाल दो। थियोरेटिकली रेडिकल बन सकता है तो वहां पे डायरेक्ट हैलोजन जोड़ दोगे। ये ब्रिजेट पर है, तो कुछ लोग यहाँ पर नो रिएक्शन लिख दिए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी पहले सिल्वर सॉल्ट बनेगा और फिर यहाँ पर आके ब्रोमीन, यहाँ पर रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर आकर सीधा सीधा ऐसा ब्रोमीन जोड़ देंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ब्रिजेड पोजीशन पर सिर्फ कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है और पाई बॉन्ड एल्कीन अनस्टेबल होता है, लेकिन ब्रिजेड पर फ्री रेडिकल बन सकता है और कार्बेनाइन भी बन सकता है। समझ के बाद, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ब्रिजेड पोजीशन पर सिर्फ पाई बॉन्ड मतलब एल्कीन और कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन बन सकता है। लेकिन सर फ्री रेडिकल का तो भी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, फ्री रेडिकल भी तो प्लेनर होता है सर, वो कैसे बन सकता है? तो मैंने ये बात की है GOC में कि फ्री रेडिकल पिरामिडल भी हो सकते हैं। फ्री रेडिकल के साथ ऐसा केस नहीं होता कि वो स्ट्रिक्टली प्लेनर होंगे, sp2 होंगे। फ्री रेडिकल्स कैन बी पिरामिडल ऑल्सो, कैन बी sp3 ऑल्सो। तो इस वजह से यहाँ पर ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा और ये फ्री रेडिकल बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर मैंने इसका रीजन भी दिया था, लंबा चौड़ा रीजन था। खैर चलो,
फिलहाल आप ध्यान रखोगे कि कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल वाइल फ्री रेडिकल्स एंड कार्बन आयंस कैन फॉर्म एट ब्रिजेट पोजीशन। ठीक है, चल इसको मिटा रहा हूं मैं, लिख लिया है सबने, है ना। देखो एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, बड़े आसानी से बना सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड देखा जाए प्रिपरेशन का। दूसरा मेथड लिखो, बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन, बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग एक एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करा देते हैं NaI इन एसीटोन। एसीटोन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है। टिपिकल SN2 मैकेनिज्म का कंडीशन है, I माइनस यहाँ से बैक साइड अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, RI इन्वर्जन होकर यहाँ पर अपने को मिलेगा क्योंकि SN2 है, और साथ में NaCl या NaBr जो है वो एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में अभी तो बता दिया, लिख दिया, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रुक के थोड़ा सा सोचें तो कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि सर एसीटोन लिया है, इसका रिएक्शन इससे करा दिया है, क्लोरीन बाहर निकल गया, अच्छी बात, आयोडाइड बन गया। यहां पर क्लोराइड जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्लोराइड और ब्रोमाइड आयोडाइड से तो बेटर न्यूक्लियोफाइल है सर, याद करो न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़े तो पोलर एप्रोटिक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पर ज्यादा होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो क्लोराइड और ब्रोमाइड आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन आयोडाइड। तो ये वापस से सर इस पे अटैक करके वो क्यों नहीं बना देगा? नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये प्रेसिपिटेट नहीं हुए होते तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं हो सकता था, बैकवर्ड ही फेवर्ड रहता। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बॉन्डिंग का है, आप शायद पढ़े हो, जो एल्कली मेटल के हैलाइड्स होते हैं ना, उनका जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होता है वो NaI जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा और NaCl और NaBr कम होगा। मतलब साइज जितना डिफरेंस ज्यादा होगा कैटायन और एनायन का, वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एल्कली मेटल्स और हैलाइड में। ठीक है ना, तो इस वजह से NaI is more soluble in acetone while NaCl and NaBr are insoluble in acetone। तो ये प्रेसिपिटेट बना के बैठ जाते हैं, ये रिएक्शन मिक्सचर में ही नहीं रह पाते, और यही वजह है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्टेड रह पाता है। समझ गया ना? तो इसमें ये रीजन पूछा जाता है कि इसमें बैकवर्ड रिएक्शन क्यों नहीं होता, है ना, बिकॉज Cl माइनस एंड Br माइनस बीइंग अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन I माइनस। तो उसका जवाब ये है बिकॉज, है ना, दे आर प्रेसिपिटेटेड इन एसीटोन। समझ गए बात? तो सो नॉट अवेलेबल फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? तो ये हो गया। और क्योंकि ये SN2 प्रोसेस है, मान लो अगर ऐसा बनाकर आपको दे दिया, है ना, ऐसा बनाकर दे दिया और NaI एसीटोन लिखा हुआ है, तो आप इसका बैक साइड अटैक कराएंगे, इसको बाहर कराएंगे, इन्वर्जन बनाकर आप प्रोडक्ट बना लेंगे। समझ में आई ना बात? तो SN2 प्रोसेस है, इस वजह से इन्वर्जन यहाँ पर हो जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड्स बाय यूज ऑफ NaI इन एसीटोन। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, पॉज करके करिए। फिर लिखिए इसी में नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, बाय स्वार्ट्स रिएक्शन।
ठीक है, और इससे हम लोग एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। हमने एक एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लिया और यहाँ पर हम लोग एरो पर AgF ले लेते हैं या SbF3 ले लेते हैं, है ना, या हम लोग Hg2F2 ले लेते हैं, है ना, या हम लोग COF2 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई रिएजेंट ट्रांजिशन मेटल के साथ फ्लोराइड, तो वो यहाँ पर एल्काइल फ्लोराइड बना देता है। ठीक है, ये रिएक्शन एक बार मेंस में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में है ना, कि इनमें से किस रिएक्शन से एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। बहुत आसान सा है, स्वार्ट्ज रिएक्शन ऑप्शन में था, तो उसको आंसर कर देंगे। नोट कर लीजिए, इसका मैकेनिज्म और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बनाते हैं और नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ा जाए आगे, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिएगा, आई थिंक 4th ही है ना। हाँ, बाय यूजिंग एल्कोहल्स, बाय यूजिंग एल्कोहल्स। ठीक है, तो एल्कोहल से हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाते हैं और उसमें पहला है यूजिंग PCl5 PCl3, है ना, PBr3 या फॉस्फोरस प्लस I2, क्योंकि Pi3 अनस्टेबल होता है तो हम लोग P प्लस I2 का मिक्सचर लेते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन Pi3 बनता है, वो रिएक्शन कराता है। ठीक है, तो इन रिएजेंट के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएं अल्कोहल का तो एल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने एक अल्कोहल ले लिया, सिंपल सा रिएक्शन है, और साथ में हमने ले लिया है PCl5 और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये OH हट जाएगा, यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा RCl, और साथ में बनेगा POCl3 और साथ में बनेगा HCl। ठीक है, तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड अपना यहाँ पर बनता है। थोड़ा इसका मैकेनिज्म देख लिया जाए। ये मैकेनिज्म डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आगे हम लोग बहुत सारे मैकेनिज्म जो पढ़ते हैं वो लगभग इस जैसे होते हैं, इसलिए ये मैकेनिज्म अपने को समझना चाहिए। लिख लिया है इतना? ठीक है, तो चलो एक एक इन सब के साथ मैकेनिज्म देख लिया जाए। मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अल्कोहल ले लिया, साथ में PCl5 ले लिया। ठीक है, एक इसका रफ अगर डायग्राम बनाए तो ऐसा PCl5 है, इसमें पार्शियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, 5 क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ये अपना लुईस बेस है, ये इस पर अटैक करके इसको बाहर करेगा, क्लोराइड को। अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्या बन जाएगा ROH प्लस, यहाँ पे P पर 4 क्लोरीन बचे अब, है ना। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का ही हो रहा है ये। फास्फोरस है, यहाँ पर कार्बन होता तो समझ में आता तुरंत आपको कि क्लोरीन जुड़ा है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इसको बाहर किया। वही चीज सबके साथ हो सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये लोन पेयर इस पर अटैक किया, क्लोरीन को बाहर कर दिया। ठीक है, ऐसा बन गया। जो क्लोराइड बाहर गया वो यहाँ से H प्लस निकाल लिया। ठीक है, फिर बना है ROP और 4 क्लोरीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बॉन्ड बना और यहाँ से एक क्लोरीन और बाहर गया, तो बन जाएगा RO डबल बॉन्ड प्लस P पर अब 3 Cl। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, और जो Cl माइनस निकला है, अब अगर आप इस स्पीशीज को ध्यान से देखिए तो ये स्पीशीज निकलने के बाद है POCl3। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन पे लेकर निकल जाएगा, तो POCl3 निकल रहा है, जो कि एक लुईस एसिड है। POCl3 में फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, मतलब एक एटम से एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अब पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, मतलब लुईस एसिडिक नेचर होगा। तो कोई भी स्पीशीज जो लुईस एसिड है वो बेस कैसा होगा, वीक, तो लिविंग ग्रुप कैसा होगा, अच्छा। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है,
तो यहाँ पर क्लोरीन अब इस पर अटैक करते हुए इसको बाहर करेगा, और अटैक जो क्लोराइड का होगा वो बैक साइड ही होगा, बोलो, क्योंकि इधर से तो अटैक नहीं हो सकता ना, ये लीविंग ग्रुप हो गया है। बात समझ में आ गई? तो अब मैकेनिज्म विल बी SN2 टाइप क्या, और यहाँ पर ClR ऐसा बन जाएगा और इस R का इन्वर्जन हो जाएगा। बोलिए भाई, बात समझ में आ गई? साथ में बनेगा POCl3। ठीक है, तो ये चीज ऐसी हो गई। आया इतना बात समझ में? अब देखो यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। इस मैकेनिज्म को अगर आप ध्यान से देखें तो जो हम लोग SOCl2 वाला मैकेनिज्म देखे थे, SNI मैकेनिज्म जो देखे थे SOCl2 के साथ, लगभग सेम मैकेनिज्म है ना। तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि सर वहां पे जब ये बॉन्ड बना रहा था, है ना, जिन लोग को अभी डाउट है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, आप SNI मैकेनिज्म पहले एक बार चेक करो, है ना। SNI में क्या पढ़े थे, और ये वाला स्टेप जहां पर था, यहाँ पर सल्फर था उस केस में, वो स्टेप पढ़ो और फिर यहाँ पे मेरी बात सुनो तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, तभी बातें कनेक्ट करेंगे तो बातें ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो फिर बाद में तो मिक्स ही होना है, क्वेश्चन ये बोल के थोड़ी आएगा कि इसमें ये मत सोचो वो सोचना है। ठीक है, तो अब समझिए उसको। तो आप वहां पर सल्फर हुआ करता था, तो वहां पर हम लोग ये जैसे निकलने वाला होता था वही अटैक कर देता था, बोला सर वहां पे ऐसा हो जाता था, यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर पहले क्लोराइड निकल जा रहा है और फिर बाहर से क्यों अटैक कर रहा है, नहीं। तो उसकी पॉसिबल जो दो वजहें हैं, वो दो वजहें मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, पॉसिबल दो वजह है ना, क्योंकि ये चीज दिमाग में आती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो समझना पड़ेगा। पहली बात कि POCl3 गैसियस SO2 जैसा नहीं है कि एकदम आराम से निकल के बाहर चला जाएगा। पहली बात तो ये है ना। तो इस वजह से ये इतना बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है जितना SOCl2 होता था, कि जिस स्टेप में वो निकलना जरा सा शुरू हुआ उसी स्टेप पे अटैक हो गया। एक वजह ये है कि ये उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है जितना अच्छा SO2 था, क्योंकि वो गैसियस था, एसिडिक था और गैसियस था। दूसरी वजह यह है कि फास्फोरस सल्फर से बड़ा होता है, तो ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड भी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड की तुलना में बड़ा होगा, और फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड भी सल्फर क्लोरीन बॉन्ड की तुलना में थोड़ा बड़ा होगा। समझ गए बात मैं क्या कह रहा हूं? फास्फोरस के बाद आता है सल्फर पीरियड में, तो सल्फर का साइज है छोटा और फास्फोरस का साइज है बड़ा, तो जिसका साइज बड़ा है बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी, तो ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड ये भी बड़ा होगा सल्फर ऑक्सीजन के तुलना में, और सल्फर क्लोरीन बॉन्ड से फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड भी बड़ा होगा। तो क्योंकि इस बार क्लोरीन जो है ना वो थोड़ा ज्यादा दूरी पर है, मतलब वहां से सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट वो नहीं कर पाता है, इस वजह से इसी स्टेप पे इसका अटैक नहीं हो पाता है। समझ के बात ना, तो दो वजहें हैं पॉसिबल, ये हो गया। अब क्योंकि ये मैकेनिज्म SN2 टाइप है, तो अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो आप बड़े आसानी से बोल सकते हो कि अगर प्राइमरी R पार्ट होगा ये तो सबसे ज्यादा रेट होगा, फिर सेकेंडरी के साथ होगा और सबसे कम हो जाएगा टर्शरी के साथ। इधर से इधर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये PCl5 के साथ रिएक्शन हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, SOCl2 जैसा ही है। ठीक है, चलिए क्लियर करो इसको। एक और मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म विथ PCl3, है ना, PBr3 और PI3, जो कि हम लोग फास्फोरस और I2 लेते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, टूट जाता है, तो ये ले लेंगे, इससे इन सिटू ये बन जाता है। इन सिटू मतलब विद इन द रिएक्शन, है ना, इससे ये बन जाएगा और सेम चीज सेम रिएक्शन होगा। तो किसी एक के साथ देख ले, बात सेम है ना। तो इसके साथ अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये ले लिया प्लस लेटर से PCl3 अपन ने ले लिया, फिर वही चीज होगा, यहाँ से बाहर जाएगा, ऐसा बन जाएगा RO
H, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ P और Cl ऐसा, ठीक है भाई, ऐसा बन जाएगा। Cl माइनस जो एक निकला है वो H प्लस लेकर भाग जाएगा, बन जाएगा ROP Cl, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अब ये एक स्टेप में हुआ है ना। इसी तरह से अगर 2 मोल या 2 इक्विवेलेंट अल्कोहल ले ले तो इस Cl और इस Cl के साथ भी यही होगा कि Cl हट के OR आ जाएगा। तो 2 इक्विवेलेंट और ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ROPOROR, ऐसा बन जाएगा क्या भाई। और यहां से जब H प्लस लेकर Cl माइनस बाहर गया है तो HCl बना है। तो अब क्या होगा कि यहां पर HCl इस H प्लस पे अटैक करेगा, बन जाएगा देखो ROPOROR, यहाँ पर H, इस पर प्लस। अगर इस हिस्से को देखें आप तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, है ना। क्यों लीविंग ग्रुप होगा, अच्छा उसकी बात करते हैं। तो Cl माइनस जो है वो इस पर अटैक करके, बैक साइड अटैक करके, है ना, इस पूरे लीविंग ग्रुप को बाहर कर देगा और यहाँ पर ClR मतलब SN2 टाइप यहाँ भी मैकेनिज्म होगा, यहाँ भी इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बनेगा, ये बन जाएगा। और ऐसा ही इसके साथ होगा और ऐसा ही इसके साथ होगा। तो अगर तीनों के साथ ये हुआ तो 3 मोल आपको ये मिल जाएंगे। और साथ में आपको क्या मिलेगा, देखो HOPOHOH, क्या मतलब आपको मिलेगा H3PO3 जो कि एक एसिड होता है। बात आई समझ में। तो ये जो HCl है ये इस पर अटैक करके इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर जो स्पीशीज बाहर निकल रही है वो एक एसिड है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से ये बाहर निकलेगा तो POHOROR, तो ये OROR तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये जो OH है वो तो एसिडिक है, समझ गए बात ना। तो क्योंकि एक एसिड बाहर हो रहा है, अगर एक भी OH होगा तो वो तो एसिडिक होगा ना। तो यहां पर ये एसिड बाहर हो रहा है इसलिए यहां पर इस तरह से रिएक्शन हो जाता है। तो ये यहां का मैकेनिज्म है। प्रोडक्ट सेम बन रहा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। SN2 टाइप यहाँ पे मैकेनिज्म है। यहाँ पर भी रेट की बात करी जाएगी तो सेम कहानी होगी, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस इसको डिसाइड करेगा, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन फिर से कि सर यहां पर इसके बाद मैकेनिज्म चेंज क्यों हो गया, PCl5 जैसा क्यों नहीं हुआ। यहां पर भी तो ऐसा हो सकता था सर कि ये वाला बॉन्ड यहां बनता, क्लोराइड बाहर जाता, फिर एक क्लोराइड इस पर अटैक करके बाहर कर देता, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा चेंज क्यों हो गया। देखो इन सब का पहली, हम इसको समझाते हैं। पहली बात, इन सब का मैकेनिज्म आपको नहीं पूछेगा, हाँ, क्योंकि ये आगे हम लोग को थोड़ा फायदा पहुंचाने वाला है, इस वजह से ये मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समझो कि क्यों यहां पर वो मैकेनिज्म नहीं फॉलो हुआ जो PCl5 के साथ हुआ था। उसका भी पॉसिबल जो वजह है वो दो है ना। वो ये है कि ये बॉन्ड बनाने के लिए फास्फोरस पे यहां पर लोन पेयर है पहले से, नहीं, उस PCl5 के पास फास्फोरस के पास लोन पेयर नहीं था और उस पर 4 क्लोरीन जुड़े थे। तो उस फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा था, पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा थी। मतलब ऑक्सीजन उस फास्फोरस को जब इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो वो फास्फोरस खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था, अच्छी बात है ना, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी 4 क्लोरीन की वजह से। लेकिन यहां इसके पास 2 ही क्लोरीन है और एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर जो है, जिसके पास पहले से लोन पेयर है, अब उसको एक्स्ट्रा लोन पेयर दोगे तो वो बहुत अच्छी तरह से एकोमोडेट उसको नहीं कर सकता, समझ के बाद। तो इस वजह से एक तो लोन पेयर होने की वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर देने का टेंडेंसी कम हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर ऐसा हो भी गया और क्लोराइड बाहर निकल गया तो स्पीशीज जो बनेगी वो बनेगी POCl, ठीक है। तो POCl स्पीशीज होनी भी तो चाहिए, स्टेबल भी तो होना चाहिए, लेकिन POCl बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग नहीं देखते ऐसा कोई मॉलिक्यूल।
तो वो भी तो अपने को समझना है कि जो प्रोडक्ट अब वो बनता ही नहीं है, वो जबरदस्ती बन के बाहर थोड़ी होगा, इसलिए यहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बात लेकिन घूम फिर के सेम हो रही है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लो जल्दी से। यही मैकेनिज्म इन तीनों के साथ होगा। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग आएंगे। आगे बढ़ा जाए। तो अल्कोहल से दो मेथड हम लोग, एक मेथड देखे PCl5 और हम लोगों ने PCl3, है ना। अब अगर इसमें दूसरा मेथड अल्कोहल के साथ देखें तो रिएक्शन विथ HX, है ना। मतलब एक अल्कोहल ले लिया जाए और इसका रिएक्शन HX के साथ करा दिया जाए, तो यहाँ से H2O का लॉस होता है और X आके R से जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पर RX एल्काइल हैलाइड मिल जाता है और साथ में H2O बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म हो गया, एल्काइल हैलाइड हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, है ना भाई। और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अगर HX के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम HF। ठीक है, क्योंकि इधर से इधर एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी कॉन्जुगेट बेस का बढ़ता है। ठीक है, अभी मैकेनिज्म समझाएंगे तो ये दोनों बातें समझ में आएंगी। मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे। एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड का बढ़ रहा है और H+ देने के बाद, क्योंकि H+ देगा तभी ना H2 बाहर होगा, तो जो X- बच रहा है उसमें I- इज स्ट्रॉन्गर देन Br- इज स्ट्रॉन्गर देन Cl- इज स्ट्रॉन्गर देन F-, तो उसके कॉन्जुगेट बेस का न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आयोडाइड का ज़्यादा है, इस वजह से इस तरह का रेट फॉलो होता है। ठीक है, चलो तो इसका भी थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लिया जाए। देखो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा एक अल्कोहल है कोई और इसका रिएक्शन लेटस से हमने किसी HX के साथ करा दिया, तो ये लुईस बेस है, ये भाई एसिड है, तो बड़े आसानी से इस H+ का अटैक इस लोन पेयर पे होगा, ये ROH2+ बन जाएगा जो कि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है ना। अब और बच जाएगा एरो पर X-, याद है E1 मैकेनिज्म में पढ़े थे ना, अल्कोहल का H2SO4 के साथ रिएक्शन, है ना, तो ये H+ बना के कार्बोकेटाइन बनाता था और फिर एल्कीन बना देता था, याद है। तो वो हम लोग वहां पर HX नहीं लेते थे, हम लोग बात किए थे कि अगर HX, याद करिए कि अगर HX एसिड ले लेंगे, H2SO4 नहीं लेंगे, तो एल्काइल हैलाइड भी बन सकता है, एल्कीन नहीं बनेगा ना। तो वही अब हम लोग वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि जहां पर एल्काइल हैलाइड बन रहा है वो इसी प्रोसेस से। तो देखो ये बन चुका है। अब यहां से दो रास्ते हैं कि अगर ये जो R पार्ट है अगर ये प्राइमरी है ना, अगर ये प्राइमरी है तो ये वाटर यहां से खुद ब खुद निकलने का चांसेस कम होगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, बहुत स्टेबल भी नहीं है और प्लस यहां पर हम लोगों ने वाटर नहीं लिया हुआ है कि उसका सॉल्वेशन भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ अल्कोहल लिया है उसमें HX डाल रहे हैं, तो यहां पर जो सॉल्वेशन भी कार्बोकेटाइन का है वो रिलेटिवली कम है। मतलब जो कार्बोकेटाइन की अपनी स्टेबिलिटी है केवल वही उसके बनने या नहीं बनने को गवर्न करेगी। तो क्योंकि ये प्राइमरी है तो बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो इस वजह से अब जो X- है ना, यहां पर जो ये X- बचा है ये अब इसके बैक साइड अटैक करके इसको बाहर करेगा, मतलब मैकेनिज्म इज SN2 टाइप और यहां पर XR बन जाएगा जिसका इन्वर्जन हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? समझे बात कि अगर ये R प्राइमरी है तो वहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, लेकिन R अगर अपना सेकेंडरी या टर्शरी है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, इन दोनों में से है, तो ये सफिशिएंटली स्टेबल है, तो ये खुद ब खुद पहले बाहर हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वाटर बाहर यहाँ चला जाएगा
और इस कार्बोकेटाइन पर अब X माइनस जो है वो दोनों तरफ से अटैक करके RX और प्लस XR बना लेगा। मतलब यहां पर अपने को अगर ये कायरल हुआ तो रेसमिक मिलेगा। आई कहानी समझ में? तो ये बात यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। मतलब यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द आर पार्ट। आर पार्ट अगर प्राइमरी है तो SN2 टाइप, और आर पार्ट अगर सेकेंडरी या टर्शरी है तो SN1 टाइप मैकेनिज्म फॉलो होगा। इतना आया समझ में? नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर करें? ठीक। अब देखो यहां पर मान लो अगर अपने को क्वेश्चन कुछ करना है तो जरा क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, करिए फटाफट। पॉज कर लीजिए। ठीक है, आपको इसमें प्रोडक्ट तो लिखना ही है और साथ ही साथ ये भी लिखना है कि कौन से मैकेनिज्म से हुआ है ना। प्रेडिक्ट द मैकेनिज्म वाली बात भी है, SN1 या SN2। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्राइमरी है तो मैकेनिज्म SN2 होगा, H प्लस आएगा और सीधा I माइनस इस पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा। मतलब बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH2I, है ना। मैकेनिज्म इज SN2। यहाँ पर ये सेकेंडरी है, ये कार्बोकेटाइन बनेगा फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर मैकेनिज्म टाइप इज SN1। बताइए जरा, कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ पर CH2 CH3 ऐसा बन जाएगा, है ना। मैकेनिज्म इज SN1 और कार्बोकेटाइन बना के शिफ्ट करा दोगे। ये भी सेकेंडरी है तो यहाँ पर H प्लस का अटैक कराओगे, कार्बोकेटाइन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, है ना। फाइनल अगर अपने को सीधा एक लाइन में आंसर लिखना है तो मैं ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म इज SN1 टाइप। ठीक है, इसको देखो तो ये प्राइमरी है और ये HCl है, तो हम लोग यहाँ पर SN2 टाइप रिएक्शन करा देंगे और इस तरह का प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी के साथ HI और HBr डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है, लेकिन HCl डायरेक्टली रिएक्ट प्राइमरी अल्कोहल के साथ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब नीचे नोट करके ये पॉइंट लिखा जाए। ठीक है, नोट करके ये पॉइंट लिख लिया जाए। पॉइंट नंबर 1, ये सारा समझ में आ गया। इसको सारे आंसर्स वगैरह चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नोट करके पॉइंट नंबर 1 लिखिए। ठीक है, अभी बताते हैं क्यों नहीं कर पाता है, पहले लिख लो। तो पहला पॉइंट लिखो, इसमें 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखिए, प्राइमरी अल्कोहल्स
react with SN2 mechanism, primary alcohols react with SN2 type mechanism unless there is a possibility of formation of highly stable carbocation after rearrangement, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है, हम लोगों ने वहां मैकेनिज्म जहां आपको समझाए हैं वहां पे प्राइमरी में हम लोग SN2 लिखे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में SN2 होता है, लेकिन अगर कहीं शिफ्ट होने के बाद कहीं हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का चांसेस है तो प्राइमरी भी SN1 टाइप से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। यही बात हम लोगों ने बोला है कि प्राइमरी SN2 टाइप से रिएक्शन करता है ना, यही लिखा है हम लोगों ने। प्राइमरी रिएक्ट्स विद SN2 टाइप मैकेनिज्म अनलेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। समझे? जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कुछ मान लो अल्कोहल है, अब इसका रिएक्शन किसी से करा दे रहे हैं, तो वैसे तो ये प्राइमरी है, लेकिन एक हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इस वजह से ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर जाएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल प्राइमरी जो होंगे वो SN2 टाइप ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर कहीं शिफ्ट होने के बाद हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। हाईली स्टेबल जब भी बोले तो टर्शरी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ऐसे कार्बोकेटाइन्स, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड, सेकेंडरी नहीं तो हर जगह फिर वही होगा। हाईली स्टेबल मतलब रेजोनेंस हो खूब ढेर सारा, जैसे यहाँ बेंजीन के साथ है। टर्शरी हो, खूब ढेर सारे अल्फा हाइड्रोजन हो, या बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा हो, केवल वो हाईली स्टेबल मतलब वो, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो। प्राइमरी alcohols can directly react with HBr and HI, but cannot react directly with HCl, ठीक है। HCl के साथ प्राइमरी रिएक्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है, समझ लीजिए, एक वजह है कि HCl से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड HBr और HI होते हैं, तो H+ देने का टेंडेंसी इस अल्कोहल को इन दोनों का ज्यादा होगा। मतलब प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो बनेगा वो इन दोनों के साथ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बनेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो Cl- है, इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी ब्रोमाइड और आयोडाइड का होगा, है ना। इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी ब्रोमाइड और आयोडाइड का होगा, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा साइज है और सॉल्वेंट यहां पर क्या है, तो आप सोचेंगे सर सॉल्वेंट तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट अल्कोहल ही है। आप अल्कोहल ले लिए हो और उसमें HX डाल रहे हो, तो अल्कोहल खुद ही रिएक्टेंट भी है और खुद ही सॉल्वेंट की तरह भी काम करेगा। तो क्योंकि यहां अल्कोहल है, अल्कोहल एक पोलर प्रोटिक सब्सटेंस है, तो पोलर प्रोटिक सब्सटेंस में बिगर द आयन बेटर द न्यूक्लियोफाइल, तो इस वजह से Br- एंड I- आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl-। तो इस वजह से प्राइमरी अल्कोहल से HBr और HI तो कर पाते हैं रिएक्ट, बिकॉज वो एसिडिक भी ज्यादा है और वो न्यूक्लियोफिलिक भी ज्यादा होते हैं, लेकिन HCl बेचारा नहीं कर पाता है। समझ गए? इतनी कहानी क्लियर हुई बात। तो HCl का रिएक्शन प्राइमरी से कराने के लिए हम लोग को एक लुईस एसिड का सहारा लेना होता है, जो इस OH को एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाए, है ना। तो किसी लुईस एसिड के प्रेजेंस में HCl इससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक पॉइंट इसमें लिखिए, ठीक है। लिखो, सो नेक्स्ट पॉइंट, सो primary alcohols
है ना, is made to react with HCl. So primary alcohols is made to react with HCl in presence of a Lewis acid, in presence of a Lewis acid called, in presence of a Lewis acid called Groves reaction, called Groves reaction. ठीक है, चलो अब ये थोड़ा समझा जाए कि HCl और प्राइमरी अल्कोहल का, है ना, अगर रिएक्शन कराना है तो कोई लुइस एसिड लेना पड़ेगा, और जब हम कोई लुइस एसिड ले लेते हैं तो उस रिएक्शन को, तब प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट कर जाता है ना, और उस रिएक्शन को हम लोग ग्रूव्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जरा ग्रूव्स रिएक्शन समझ लिया जाए। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। देखो, हम लोग एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिए, है ना, और इस प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 ले लिए, एनहाइड्रस ZnCl2 भी लिखा रह सकता है ना, एक ही बात है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ अगर HCl ले लिए और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दिए हम लोग, तो इस केस में ये रिएक्शन हो जाता है ना, और यहाँ से वाटर का लॉस हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को बोला जाता है ग्रूव्स रिएक्शन। केवल HCl नहीं कर पाता, और इस रिएक्टिंग मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का टेस्ट का काम भी आता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम लोग को रिएक्शन कराना हो HCl के साथ, तो हम लोग ल्यूकास रिएजेंट से करा सकते हैं। ठीक है, क्या सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल अगर ले लें और उसका ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं, तो क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा, जरा सोच के बताइए, है ना। सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं? करेगा, वो तो डायरेक्टली HCl के साथ करता था। ल्यूकास रिएजेंट तो हम लोग तब लिए कि जो डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है तो वहां कर दे। तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल तो डायरेक्टली HCl से करता था, ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो और अच्छे से करेगा। ठीक है ना, तो करेगा। लेकिन हम लोग इसका यूज प्राइमरी के साथ इन जनरल करते हैं, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, और अगर इसका भी मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो सिंपल है। जैसे एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, सबसे पहले ये ZnCl2 जो कि एक लुइस एसिड होगा, है ना, इस लुइस एसिड के साथ ये कोऑर्डिनेट कर जाएगा और ROH प्लस और यहाँ पर ZnCl2 माइनस ऐसा बन जाएगा। इस पोर्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी किए थे कि अगर एक पुअर लिविंग ग्रुप है उसको एक लुइस एसिड के साथ कोऑर्डिनेट कर देते हैं तो वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। ठीक है, वहां पे बात बताई भी थी कि ये बात हमेशा होगी। तो लुइस एसिड के साथ अगर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कर दिए तो ये पूरा एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। और जो HCl लिए हैं हम लोग, वहां से थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन जो भी Cl माइनस का आएगा वो Cl माइनस इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, तो यहाँ पर RCl बन जाएगा और साथ में वापस ZnCl2 और वाटर जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से एक लुइस एसिड ले लेते हैं जो इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना देता है, सो दैट कि Cl माइनस भी इस पर अटैक करके इसको बाहर कर पाए। ठीक है, तो ये कहानी है ल्यूकास रिएजेंट की, ग्रूव्स रिएक्शन की। ठीक है, तो इस पर ये अल्कोहल का टेस्ट की तरह भी सर्व करता है ये रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रिपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है एल्काइल हैलाइड का, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज खत्म करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।